नमस्कार दोस्तों। तो हम हिंदी वर्णमाला के यूपी टेट में आए हुए प्रश्नों का हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने 10 प्रश्नों का हल कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो ऊष्म या संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। ऊष्म या संघर्षी वर्ण। ठीक है, तो यानी कि जिनको बोलते समय अधिक ऊर्जा की या अधिक संघर्ष की ज़रूरत होती है, उसे हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं श, श, श और ह। ये चार जो होते हैं इन्हें ऊष्म या संघर्षी वर्ण कहते हैं, ये उनमें आते हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 यह कहता है कि स्वर किसका भेद है। ठीक है, संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का। ठीक है, तो हमको पता है कि वर्ण जो होता है, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। इन 52 वर्ण में स्वर, व्यंजन, और एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक है, तो स्वर किसका भेद हुआ? स्वर हो गया वर्ण का भेद। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो दांतों पर क्या लगाया जाएगा? जीभ लगाया जाएगा। यानी कि वर्ण कैसे होंगे? ये दंत होंगे। ठीक है, क्योंकि जीभ का प्रयोग हो रहा है और जीभ को कहाँ पे स्पर्श कराया जा रहा है? यह दांतों पर, इसलिए दंत सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 यह पूछ रहा है कि संयुक्त वर्ण नहीं है। कौन सी वर्ण संयुक्त नहीं है? तो यदि हम संयुक्त वर्ण की बात करें, संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, य और श्र। ये चार जो होते हैं संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं होगा? तो विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कि मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है। ठीक है, तो मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु देखते हैं। चंद्रबिंदु यह, ठीक है, जितने भी चंद्रबिंदु होते हैं उनको अनुनासिक बोला जाता है। अनुनासिक। दोस्तों एक बात मैं और बताता हूँ कि जितने चंद्रबिंदु वाले वर्ण होते हैं, यानी कि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, वह तद्भव भी होते हैं। तद्भव भी होते हैं, यानी कि जितने अनुनासिक वर्ण होते हैं वो तद्भव
भी होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 यह पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वह क से लेके क, च, ट, त, प, यह जो वर्ग है यह स्पर्श व्यंजन है। तो क से लेके ङ तक, च से लेके य तक, ट से लेके ण तक, त से लेके न तक, प से लेके म तक, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो इसमें से उत्तर जो है वो सी सही होगा। त, थ, द, ध, न। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का क है कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार 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 किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जिसका एक उदाहरण हो सकता है अंग। और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक उसे कहते हैं जिनका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से, नाक से। और जो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक, उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक प्लस मुंह से। तो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण नाक से होता है और जो अनुनासिक है उसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। यानी कि जो अनुस्वार है वह अनुनासिक में शामिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में नाक का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि क उत्तर सही है। ख में क्या कह रहा है कि वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। ठीक है। तो वर्ग का पंचमाक्षर यानी कि ङ, ण, न, फिर से देखते हैं ङ, य, ण, न, म, ये जो हैं यही किसी भी वर्ग के या स्पर्श व्यंजन वाले वर्ग के अंतिम वर्ण हैं। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको नाक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि यह क्या है? यह अनुस्वार है। और अभी हमने सिद्ध किया है कि सभी अनुस्वार क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। इसलिए यह कथन भी सत्य हो जाएगा क्योंकि वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार होता ही है और अनुस्वार अनुनासिक भी होगा। तो ख भी सही है। क ख दोनों सही है। ग में क्या कह रहा है कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। ठीक है। तो सत्य बात है क्योंकि नाक और मुंह में मुंह का क्षेत्रफल बड़ा है और चूँकि मुंह का क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए अधिक सांस मुंह से निकलेगी, इसलिए ग भी सही होगा। तो यानी कि तीनों सही हो रहा है। क, ख, ग तीनों सही हो रहा है तो इसलिए उत्तर इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 निम्न में अशुद्ध है। तो च को देखते हैं। च किससे बोला जाता है? तो ईचू या साना में इसका सूत्र होता है। ईचू या सा, यह सूत्र होता है। और ये सारे किससे बोले जाते हैं? तालु से। ठीक है। तो यानी कि तालु से बोला जाएगा।
फिर च क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण, ये देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, क से लेके म तक होता है। यानी कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला वर्ण, यानी कि स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क है, यह क्या होगा, यह अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। और जो दूसरा होता है ख, ये होता है महाप्राण, महाप्राण। इसी तरह से तीसरा यानी कि ग क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और चौथा यानी कि घ, यह क्या होगा, महाप्राण होगा। फिर ङ, ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। यानी कि स्पर्श व्यंजन में पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। यानी कि अल्प प्राण के बाद महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ठीक है। तो च पहला वर्ण है, और च पहला वर्ण है, इसलिए च क्या होगा, अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण। अब पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध हो जाएगा ए पार्ट। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। जैसे अभी देख लेते हैं क ख, तो मैंने अभी बताया था कि क क्या होगा, अल्प प्राण, और ख क्या होगा, महाप्राण। तो यह क्या कह रहा है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो ए पार्ट सही होगा। प्रश्न नंबर 20, इसमें यह कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर एक ही होता है, वह होता है ओ, यह ऐसे होता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है। तो यह ओम जो है, ओम सीधे नहीं बोलते हैं, ओम में गैप करते हैं, जैसे ओम इस तरह से बोलते हैं। तो यह गैप को दिखाने के लिए इसमें 3 मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। यह 3 मात्रा, प्लुत स्वर जो होता है 3 मात्रा का होता है, इसलिए इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ठीक है। तो स का देखते हैं, स का सूत्र होता है ईचु यसा, और यह होता है तालु से, यानी कि ए पार्ट नहीं होगा। स का होता है लरेतु लसा, और यह होता है दंत से। तो 100 इसमें आ रहा है, यानी कि बी पार्ट सही होगा। तो इस तरह से हमने वर्णमाला के दोनों खंडों का अभ्यास कर लिया, और वर्णमाला में यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका हमने हल कर लिया है। अब हम अगले क्लास में संधि के यूपी टेट में आए हुए विभिन्न क्वेश्चनों को हल करेंगे, और ऐसे पूरा हिंदी का जो सेक्शन है जो यूपी टेट में पूछा जाता है उसका हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे। धन्यवाद।